इस बने सजे आरामदेह कमरे में हम दो थे, लेकिन दोनों ही अकेले, तन्हा। अगर हम दोनों अकेले अकेले होते तो यकीनन इस कदर अकेले ना होते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, बहुत दूर। वो मुझसे बेजार थी, मैं उससे बेजार था। 40 साल से हम एक दूसरे के साथ रहते आए थे। 40 साल पहले हमें एक दूसरे से मोहब्बत थी, इश्क था। एक दूसरे के बगैर दम निकलता था। मुझे फिक्र दामनगीर थी। अगर वो मुझे ना मिली तो मैं क्या करूंगा। उसे गम था। अगर टॉप न हुआ तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। खुशकिस्मती से बात बन गई। हम रिश्ताए अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। एक फुलझड़ी सी चल गई। फिर कई साल हम मोहब्बत में लतपत रहे। लतपत। वो मेरे लिए जीती थी, मैं उसके लिए जीता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चलता गया कि मैं वो नहीं हूं जो वो समझती थी कि हूं। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर इंकशाफ होता रहा कि उसकी कुछ आदतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। फिर झगड़े शुरू हो गए। कई एक साल हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। ये सूरत हाल इस कदर बढ़ गई कि लड़ने झगड़ने के सिवा हमें एक दूसरे के साथ कोई सरोकार न रहा। और अब हम बूढ़े हो चुके हैं। लड़ लड़ झगड़ झगड़ कर थक गए हैं। अब इतना ताल्लुक भी नहीं रहा कि एक दूसरे से लड़े झगड़ें। अब हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। वो मुझे गवारा कर रही है, मजबूरन मैं उसे गवारा कर रहा हूं, मजबूरन। वो कहती है, इसका तो दिमाग खराब है, ये क्या समझेगा। मैं कहता हूं, इसका तो दिमाग सर से है ही नहीं, समझाने की कोशिश अबस है। यूं हम एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे से दूर, गांव की हवेली में बड़े सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरे पास उसे कहने के लिए कोई बात न थी। वो मुझसे बात करने की रवादार न थी। दिन में 2-1 बार बात करने की जरूरत पड़ जाती। वो आलू छीलते हुए चाकू से मुखातिब होकर कहती, आलू में बैंगन डाल लूं? मैं शेव करते हुए उस तरह से कहता, डाल। अक्सर बोलने की नौबत ही ना आती थी, बात इशारों की मदद से हो जाती। वो बिन बोले समझा देती, मैं बिन कहे समझा देता। अब जब से हम दोनों कराची अपने बेटे सिकंदर के घर आए हैं, एक दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं रही। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की को घूरती रहती। मैं कुर्सी में बैठकर नीचे सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को देखता रहता। कितना सुकून है, कितना इत्मीनान है। किसे राबा किसे कारे नाबाशद। पहले हम गांव में रहते थे, थी तो हवेली, लेकिन साल हा साल से मरम्मत नहीं हुई थी, टूट फूट गई थी। सिकंदर से कई बार मरम्मत के लिए कहा, उसने परवाह न की, बात टाल दी। सिकंदर हमारा इकलौता बेटा है। वो गांव में ज्यादा देर नहीं रहा। पहले शहर में पढ़ने के लिए बोर्डिंग में रहा, फिर बड़ा अफसर बन गया। बीवी भी शहर की मिली, उसने हमसे पूछे बिना खुद ढूंढ ली, जैसे मैंने ढूंढ ली थी। और अब उसकी मोहब्बत में लतपत हो रहा था, जिस तरह मैं हुआ था। सिकंदर और उसकी बीवी दोनों कराची में साहेबों की तरह ठाठ से रहते हैं। बाल बच्चा है नहीं, बस एक दूसरे में ही डूबे रहते हैं। गांव की हवेली के मगरिबी हिस्से के 3 कमरे ठीक ठाक हैं, वहां हम दोनों रहते थे। गांव से जरा फासले पर, शोर शराबे से दूर, हवेली से 150 कदम पर साईं दरोट का मजार था। हमारी खिड़कियों से साफ नजर आता था। इन्हें साई चुपशा भी कहते हैं। मशहूर है कि इन्होंने जिंदगी भर किसी से बात नहीं की थी, बस इशारों से ही बात कह देते थे। मैं पीरों फकीरों को नहीं मानता, लेकिन 2-1 बार अता पता लगाने के लिए मजार पर गया था। वहां जाकर पता चला कि साईं जी का असल नाम दड़वट था, जो गलतुल आम होकर दरोट बन गया। साईं जी ने उम्र भर दड़वट्टी रखी थी। ये जानकर मुझे साईं जी से दिलचस्पी हो गई, इसलिए कि हम भी साईं जी की तरह दड़वट्टी जिंदगी बसर कर रहे थे। मजार पर एक शख्स बाकायदा हाजिरी देता था और झाड़ पोंछ में लगा रहता था। उसका नाम फजला था। शहर में रहता था, मगर जब भी छुट्टी मिलती मजार की तरफ चल पड़ता। मुझे फजले पर बड़ा तरस आता है। बेचारा हमक ख्वामख्वाह साईं की लगन लगाए बैठा है।
फिर हम दोनों, मैं और मेरी बीवी में चूहे की बात चल निकली। ऐसी चली कि सब उलट पुलट हो गया। पता नहीं, न वो रही, न मैं रहा। चूहे की बात अभी चल ही रही थी कि सिकंदर आ गया और हमें जबरदस्ती कराची ले आया। कराची में 3-4 हफ्ते तो हम जगहें देखने में मसरूफ रहे, होकबंदर, मंगू पीर, केमाड़ी और पता नहीं क्या किया। लेकिन आखिर जगहें खत्म हो गई और हम इस बनी सजी, अंडे की तरह चमकती हुई फ्लैट में अकेले रह गए। सिकंदर और उसकी बेगम सुबह अपने अपने दफ्तर चले जाते। शाम को कोई पार्टी या डिनर होता, घर में सिर्फ हम होते या नौकर होते। फिर वो बनी सजी तन्हाई खलने लगी। वो कमरे की सजावट, वो आरामज़दा सुबह शाम, वो तकल्लुफ, वो रख रखाव, वो सब कुछ एक बोझ बन जाता। दम घुटने लगता। गांव में ये बात न थी। वहां तन्हाई तो थी, पर दम नहीं घुटता था। वहां हम दोनों इस कदर अकेले न थे। बेजारी इतनी गाढ़ी न थी। गांव में वो मेरे लिए चाय बनाती थी, खाना पकाती थी। मैं कभी कभार बाजार से सौदा ले आता। कराची में न खाना पकाने की बात थी, न सौदा लाने की, इसलिए हम एक दूसरे से बिल्कुल बेनियाज हो गए थे। मैं सारा दिन बरामदे में बैठकर नीचे चलती हुई शाहराह का नज़ारा करता रहता। वो पता नहीं अंदर बैठी क्या करती रहती। एक दिन जब शाहराह का नज़ारा कर रहा था तो उसकी आवाज़ सुनाई दी। बोली, शहरों में चूहे नहीं होते क्या? मैंने हैरत से मुड़कर देखा। वो टाइलों के फर्श पर निगाहें गाढ़े बैठी थी, जैसे मुझसे नहीं बल्कि उनसे पूछ रही हो। चूहे की बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। लो, यहां भी चूहा आ पहुंचा। कितनी मुश्किल से गांव में उससे जान छुड़ाई थी। होते होंगे, मैंने सड़क से नजरें हटाए बिना कहा। देर तक खामोशी छाई रही। फिर उसकी आवाज आई, यहां तो चूहा नहीं आया कोई? यहां नहीं आया तो मैं क्या करूं? ये मेरा कसूर है? मुझे गुस्सा आ गया। मुड़कर देखा, आबिदा गमले पर झुकी हुई थी, यूं जैसे ये सवाल उसने गमले से किया हो। मैंने अपने स्लीपर को मुखातिब करके कहा, चूहा यहां टाइलों में बिल कैसे बनाए? कमरे में देर तक खामोशी तारी रही। फिर वो छत से मुखातिब होकर बोली, बेशक बिल न बनाए पर आए तो सही। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। इस औरत का कुछ पता ही नहीं चलता। जब गांव में थी तो कहती थी, चूहा क्यों आता है? अब कह रही है, चूहा क्यों नहीं आता? गांव में चूहे की बात अचानक पड़ पड़ी थी। हुआ यूं कि गांव में एक रात में जागा तो देखा कि आबिदा चारपाई पर गठड़ी बनकर बैठी है। मैंने सोचा, चलो बैठी है तो बैठी रहे, अपना क्या जाता है। फिर जो मैंने गौर से देखा तो वो थर थर कांप रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। खौफजदा आवाज में बोली, चूहा है। इस पर मुझे गुस्सा आ गया। चूहा है तो पड़ा हो, गांव में चूहा तो होगा। मैंने कोई जवाब न दिया। रजाई ली और फिर से सो गया। छोटी क्यों नहीं? मैंने कहा। नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? डर लगता है। डर कैसा? चूहा जो है। ला हौल वला कुव्वत। ये मोहतरमा समझती है कि इसका गोश्त इस कदर लजीज है कि चूहा इसे काटने के लिए इतनी दूर से चलकर आया है। अगले रोज उसने मुझे एक सुराख दिखाया। कहने लगी, चूहा यहां से आता है। मैंने सुराख के मुताबिक एक पत्थर तलाश किया और हथौड़े से पत्थर को उस सुराख में ठोंक दिया। लो, मैंने उससे मुखातिब किए बगैर कहा, अब चूहा नहीं आएगा। रात को उसने मुझे जगा दिया। बोली, चूहा तो आया हुआ है, जरा सुनो तो। मैंने सुना। वाकई टिक टिक की आवाज आ रही थी। अगले दिन उसने उसका सुराख ढूंढ लिया। बोली, यहां से आता है। 8-10 दिन हम सुराख ढूंढते और बंद करते रहे। इसके बावजूद चूहा आता रहा। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने कहा, देख, चूहा तुझे काटने के लिए नहीं आता, बल्कि कुछ खाने के लिए आता है। अगर ड्यूढ़ी में खाने के लिए कोई चीज रख दी जाए तो वो ना तो बावर्ची खाने में जाएगा, ना हमारे कमरे में आएगा। उसने मेरी बात मान ली। 2-3 दिन वो सारे घर में बड़बड़ करती फिरी, चूहा कौन सी चीज खुशी से खाता है। मुझे क्या पता था कि चूहा क्या खाता है, इसलिए मैं खामोश रहा। तीसरे दिन पता नहीं वो कहां से सुनाई कि चूहा पनीर बड़े शौक से खाता है। रोज वो रुमाल में दही बांधकर लटका देती ताकि शाम तक पनीर तैयार हो जाए। अगले रोज सुबह सवेरे वो दौड़ी दौड़ी आई। बोली, चूहे ने सारा पनीर खा लिया है। इसके बाद जब भी मैं बाहर निकलता तो ड्यूढ़ी में चूहे की थाली गौर से देखता कि चूहे ने कुछ खाया है या नहीं।
रात को आंख खुलती तो कान लगाकर आवाज सुनता रहता कि चूहा टिक टिक कर रहा है या नहीं। 10-15 दिनों के बाद आबिदा मुंह लटकाए हुए कमरे में दाखिल हुई। बोली, चूहा नहीं आया। चूहा नहीं आया? मेरे मुंह से निकल गया। क्यों नहीं आया? देख तो, वो बोली, रोटी और पनीर वैसे ही पड़े हैं थाली में। मैं उठकर दीवढ़ी में गया। देखा तो चूहे की थाली पर एक चिड़िया बैठी ठोंगे मार रही है। मैंने आबिदा को आवाज दी, ये देखो, चूहे का पनीर चिड़िया खा रही है। वो दरवाजे में आ खड़ी हुई। बोली, खाने दो, बेचारी भूखी है। इसके बाद रोज सुबह आबिदा मुझे आवाज देती। चूहा आज भी नहीं आया। इन्हीं दिनों सिकंदर आ गया और जबरदस्ती कराची ले आया। कराची आने के बाद मैं चूहे को बिल्कुल भूल चुका था। उस रोज अचानक उसने चूहे की बात छेड़कर मुझे परेशान कर दिया। दरअसल मैं इस बात पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि गांव में उसने चूहे की बात चलाकर मुझे अहमक बनाया था। मैंने फैसला कर लिया कि चूहे की बात का जवाब नहीं दूंगा। 2 रोज वो किसी न किसी बहाने चूहे की बात करती रही, मगर मैंने जवाब न दिया। तीसरे दिन वो वापस गांव जाने के लिए तैयार हो गई। सिकंदर ने बड़ी कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन वो ना मानी। अगले रोज हम गाड़ी में सवार हो गए। रास्ते में वो बार बार अपने आप से कहती रही, चूहा हमारी राह देख रहा होगा, लेकिन मैंने जवाब ना दिया। अगले रोज हम रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरे, जहां से तांगा पर बैठकर गांव जाना था, तो वहां फजला मिल गया। मैंने कहा, फजले तू कहाँ से आ रहा है? वो बोला, शहर से आया हूं, साईं जी की हाजिरी देने गांव जा रहा हूं। मैंने कहा, फजले तू साईं दरूट को मानता है क्या? उसने नफी में सर हिला दिया। वो बोला, मैंने साईं को देखा ही नहीं तो मानना क्या सा? तो फिर मज़ार पर हाजिर क्यों देता है बाकायदा? मैंने पूछा। इसमें एक भेद है, वो बोला। क्या भेद है? मैंने पूछा। बस इतना सा भेद है कि ध्यान खुद से हटाकर दूजे पर लगा दो, चाहे वो पीर हो, फकीर हो या चूहा हो। चूहा हो? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, वो बोला, चाहे चूहा हो, और फिर माने खेज मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा। बोला, आप चलें चौधरी जी, मैं नजर नियाज लेकर गांव पहुंच जाऊंगा। तांगा चलने लगा तो मैंने सुबह तांगा वाले से कहा, जरा रुक जा, और फिर बेसोचे समझे बोला, आबिदा। आबिदा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। पता नहीं कितने सालों बाद मैंने नाम लेकर उसे बुलाया था। मैंने कहा, आबिदा, उसके लिए कुछ ले जाएं यहां से। उसकी आंखों में तबस्सुम की एक लहर झलकी। बोली, मैं ले आई हूं। ये कहकर उसने थैले से विलायती पनीर का एक डब्बा निकाला और फिक्रमंद आवाज से बोली, सिकंदर के अब्बा, वो विलायती पनीर खा लेगा क्या?